मुंह खोले हैरत से आंखें फाड़े उसकी तफसील सुन रहा था और पूरी बात सुनने के बाद वो कहने लगा, अगर वाकई तुम इस मुहिम के लिए इरादा कर चुके हो तो पुरानी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा और मैं इसमें तुम्हारा ज़रूर साथ दूंगा। ये सुनते ही इकबाल ने खुशी से उसे गले लगा लिया और फिर दोनों सर जोड़कर इस सफ़र के बारे में मज़ीद तफसीलात तय करने लगे। ये रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा। एक बड़ा बहरी तेल बरदार जहाज़ खामोशी से समंदर में अपनी मंजिल की जानिब रवां था। एक छोटे से कैबिन में उस वक्त अरसलान और इकबाल दोनों एक छोटे से मेज़ पर नक्शा फैलाए उस पर झुके हुए थे। इस कैबिन में तैराकी का सामान, 2 बड़े कार्टन जिनमें काफ़ी मिकदार में खुराक थी एक तरफ रखे हुए थे। 2 रस्सों के बंडल और एक बड़ी मोमबत्तियों का पैकेट बेमा एक कार्टन माचिसों के पैकेट भी एक तरफ थे। उन्होंने इसके अलावा भी छोटी मोटी ज़रूरत की अशिया एक अलहदा लकड़ी के बड़े से डब्बे में रख ली थी कि न जाने उन्हें वहाँ किस वक्त किस शय की ज़रूरत पड़ जाए। नक्शे पर आड़ी तिरछी लकीरों पर उंगलियां फेरते हुए अरसलान ने एक जगह पर रुकते हुए कहा कि हमें रात 12:30 बजे तक इस मुकाम पर उतरना होगा और आगे का सफ़र एक रबड़ की कश्ती में तय करना होगा। इकबाल खामोशी से नक्शे पर नज़रें जमाए उसकी बात सुन रहा था। उसने इस बात में सर हिला दिया। जहाज़ सबक रफ्तारी से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक बावर्दी शख्स अंदर दाखिल हुआ। आपको कप्तान ने बुलाया है, उसने हाथ के इशारे से अरसलान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनते ही अरसलान ने नक्शा लपेटा और इकबाल को भी अपने पीछे आने का कहकर उस आदमी के साथ कैबिन से निकल गया। कप्तान ने उन्हें देखते ही खुशामदीद कहा और कहने लगा कि हम ठीक 12:15 बजे के करीब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप दोनों तैयारी कर लें। मैं जहाज़ को रोकने की बजाय इसकी रफ्तार आहिस्ता कर दूंगा ताकि लोगों को शक ना हो कि किस वजह से जहाज़ को रोका गया है। इस दौरान मेरे कुछ आदमी आप लोगों को जहाज़ से उतरने में मदद देंगे। आप अपना सारा सामान प्लास्टिक की कश्ती में पहले से ही भर लें ताकि हमें कम से कम वक्त में अपना काम ख़त्म करने में मदद मिल सके। कप्तान को चूंकि उन्होंने काफ़ी पैसे दे दिए थे इसीलिए वो उनसे मुकम्मल ताउन कर रहा था। कप्तान के खामोश होते ही इकबाल और अरसलान ने उससे मज़ीद सफ़र के मुतालिक कुछ ज़रूरी मालूमात लीं और वापस अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। कप्तान ने जहाज़ की रफ्तार धीमी कर दी थी। रात के पिछले पहर की वजह से हर मुसाफिर गहरी नींद के मज़े लूट रहा था, इसीलिए किसी को इस बात का हल्का सा भी अंदाज़ा ना हो पाया कि जहाज़ पर से एक बड़ी सी कश्ती रस्सों की मदद से खामोशी से समंदर के गहरे पानी में उतर चुकी है। उन दोनों ने स्याह लिबास पहने हुए थे। कश्ती में उतरकर दोनों ने हाथ लहराकर जहाज़ के अर्शे पर खड़े 4 अफराद को खुदा हाफिज़ कहा और कश्ती को जहाज़ से दूर ले जाने के लिए जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगे। कश्ती थोड़ी ही देर में जहाज़ से दूर होती चली गई और कुछ ही देर में जहाज़ एक ह्योले की मानित दिखाई देने लगा। फिर देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। रात के गंभीर सन्नाटे में समंदर की लहरें पुरसकून थीं। आसमान पर कहीं कहीं आवारा बादलों के टुकड़े मंडलाते हुए चांद से अटखेलियाँ कर रहे थे। चांद की रोशनी का अक्स पानी में अजीब मंजर पेश कर रहा था। कश्ती में तमाम सामान को एक तरतीब में रखकर अरसलान ने इकबाल को नक्शे पर कोकस आइलैंड देखने को कहा। इकबाल ने यह सुनकर एक टॉर्च की मदद से नक्शे पर एक मोटी स्याह लकीर तलाश कर ली और उस पर अपनी उंगली रखकर उसे दिखाने लगा। अगर हम इसी रफ्तार से सफ़र करते रहे तो मेरे ख्याल में सुबह 7 बजे के करीब मज़कूरा जजीरे पर पहुंच जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन दुआ करो कि मौसम भी ठीक रहे, वरना मुझे तो मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरसलान ने चप्पू चलाते हुए कहा। घबराओ मत दोस्त, अल्लाह मदद करेगा, इकबाल ने नक्शा लपेटते हुए जवाब दिया। इसी तरह बातें करते हुए रात के 3 बज गए और वो बारी बारी चप्पू चला रहे थे, इसीलिए सफ़र बखैर खूबी तय हो रहा था। आसमान अब साफ़ हो चुका था। आसमान पर चमकने वाले सितारे हसरत से ज़मीन की तरफ देख रहे थे कि इतने वसी समंदर में ये कौन नामुराद किस्म के लोग हैं जो चप्पुओं वाली कश्ती में मरने के लिए पहुंच गए हैं। चारों तरफ समंदर का पानी फैला हुआ था और उस पर एक रबड़ की कश्ती में सवार 2 लोग खामोशी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कश्ती अपनी रफ्तार से रवानी से चली जा रही थी कि अचानक उसे एक झटका लगा और इकबाल के हाथ से चप्पू गिरते गिरते बचे। झटके से अरसलान जो टेक लगाए ऊँग रहा था हड़बड़ाकर उठ गया
और होंकों की तरह इकबाल को देखने लगा। इकबाल खुद हैरत और खौफ से पानी के अंदर की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। अभी वो इसी शशोपंज में ही था कि कश्ती को एक बार ज़ोरदार टक्कर लगी और कश्ती उलटते उलटते बची। ये देखकर अरसलान चीखा, इकबाल होशियार, एक बड़ी व्हेल मछली कश्ती के पास मौजूद है, जल्दी से कश्ती के अंदर के हिस्से में पहुंच जाओ। उसके साथ ही उसने तेल का एक कनस्तर खोला और जल्दी से पानी में फेंककर उसे आग लगा दी। पानी पर एक मंजर नजर आने लगा। तेल ने पानी में ही आग पकड़ ली। आग देखकर व्हेल मछली कहीं दूर भाग गई। उन दोनों ने जल्दी जल्दी चप्पुओं की मदद से कश्ती को आग से दूर ले जाने के लिए हाथ चलाना शुरू कर दिए। कश्ती तेज़ रफ्तारी से आग से दूर होती चली गई और उन्होंने सुख का सांस लिया। अगर एक लम्हे के लिए भी देर हो जाती तो इस वक्त वो समंदर की अथाह गहराइयों में डूब चुके होते और मछलियों की खुराक बन जाते। बकिया रात उन्होंने इकट्ठे जाकर गुजारी और चौकस रहे कि कहीं किसी और समंदरी बला से पाला ना पड़ जाए। लेकिन रात बखैरो खूबी से गुजर गई। सुबह का सफ़ेदा नमूदार होते ही समंदर के नीले पानी पर सफ़ेद सफ़ेद आबी परिंदे मंडलाने लगे। आसमान साफ शीशे की मानित चमक रहा था। सूरज अभी मशरिक से निकला नहीं था। दूर, बहुत दूर एक पतली सी स्याह लकीर नज़र आते ही उन दोनों के मुंह से खुशी से चीखें निकल गईं। वो दोनों ठीक वक्त पर और दुरुस्त रास्ते पर बढ़ते हुए अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच चुके थे। कंपास की मदद से उन्हें आगे बढ़ने में ज़रा दुश्वारी ना हुई थी और नक्शे ने भी उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में बेहद मदद की थी। स्याह लकीर पर नज़र पड़ते ही उन्होंने मज़ीद तेज़ी से चप्पू चलाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उनकी कश्ती उस स्याह लकीर की जानिब बढ़ती जा रही थी, वो बड़ी होती जा रही थी। वो समझ गए कि वो लकीर ही उनकी असल मंजिल है। कुछ ही देर में उन्हें वो स्याह लकीर एक जजीरे की सरजमीन में बदलती नज़र आई। उस पर उगे हुए दरख्त उन्हें दूर से साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में कश्ती जजीरे के साहिल से जा लगी। जजीरा कमो बेश 10-12 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ दिखाई दे रहा था, मगर इसका सही अंदाज़ा तो उसके अंदर जाकर ही लगाया जा सकता था। पिछली बार जब वो दोनों अपनी अपनी जानें बचाकर भागे थे तो उस वक़्त यहाँ इतनी हरियाली नहीं थी और ये जजीरा उजड़ा हुआ था, मगर अब देखकर लगता था जैसे यहाँ आकर कोई आबाद हो गया हो और उसने बाकायदा अपने हाथों से दरख्त लगाए हों। लेकिन इस दूर दराज जजीरे में बीते हुए माजी के पल याद आते ही उन पर कपकपी तारी हो जाती थी। अब अगर उन अजीब व गरीब मकड़ों की इस जजीरे पर मौजूदगी का पता ना चलता तो शायद वो मर कर भी कभी यहाँ दोबारा ना आते। कश्ती के रुकते ही उन्होंने उतर कर सारा सामान निकाल कर साहिल की गीली रेत पर रखना शुरू कर दिया। वो अपने साथ एक मजबूत पैराशूट का खैमा लाना नहीं भूले थे।